गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सैयद माजिद अली कॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की संरचना। चलिए इसकी संरचना के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्थलमंडल, नंबर 2 जलमंडल, नंबर 3 वायुमंडल, नंबर 4 जैवमंडल। इन चार मंडलों के अपने अलग अलग मान हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। चलिए इसके अंतर्गत कुछ उप तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे वायुमंडल को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 मध्य मंडल, उसके बाद ताप मंडल को दो भागों में बांटा जाता है, आयन मंडल और बाह्य मंडल के रूप में। चलिए अब हम इस सभी मंडलों का क्रमवार तरीके से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग बात करते हैं स्थल मंडल की। पृथ्वी का लगभग 29% भाग स्थल मंडल है, जो अधिकांश जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों का सार है। अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर 29% भाग स्थल के रूप में है, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य तथा समस्त प्राकृतिक चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे पठार, मृदा, खनिज, पहाड़, चट्टानें आदि भी शामिल हैं। अगर हम बात करें इसकी सहायताकारों की, तो जीवों को स्थल मंडल दो प्रकार की सहायता करता है। एक तरफ से इन जीवों को आवास उपलब्ध कराते हैं और दूसरी तरफ से जीव चाहे स्थलीय हो या जलीय, इसके लिए खनिज का स्रोत स्थल मंडल ही होता है। अर्थात जीवों को जीने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वह सभी स्थल मंडल से ही प्राप्त होते हैं। मुख्यतः इसके दो भाग होते हैं, सैल एवं मृदा। चलिए बात कर लेते हैं सैल कैसे बनते हैं। सैल स्थल मंडल का संगठित एवं प्रायः कठोर भाग होता है। मृदा का निर्माण तब होता है जब सैलों का अपने स्थान से अपक्षयन होता है, तब मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण मूल सैल, जलवायु, सजीवों, समय तथा स्थलाकृति के मध्य पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा होता है। साधारण भाषा में बात करते हैं कि मृदा का निर्माण सैलों के टूटने से होता है। अर्थात जब उसके अंदर परिवर्तन होता है तो उसमें परिवर्तन के जो मूल तत्व होते हैं वो मृदा का निर्माण करते हैं, और इसमें उपस्थित जलवायु, सजीवों तथा समय, स्थलाकृतियों के मध्य जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं उससे मृदा बनती है, और इसी मृदा से मनुष्य के साथ साथ संपूर्ण जीवन संभव होता है। चलिए मंडल के अगले क्रम में हम लोग बात करते हैं जलमंडल की। जलमंडल यह पृथ्वी का सबसे प्रमुख मंडल माना जाता है, क्योंकि इस पर्यावरण में संपूर्ण घटक को चलाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और जल हमको जलमंडल के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जलमंडल पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर स्थलीय व जलीय जीवन को संभव बनाने के लिए प्रमुख साधन माना जाता है। जलमंडल के अंतर्गत धरातलीय एवं भूमिगत जल दोनों सम्मिलित किए गए हैं। पृथ्वी पर स्थित जल अनेक रूपों में पाया जाता है, जैसे महासागर, झीलें, बांध, नदी, हिमनद, स्थल के नीचे स्थित भूगर्भिक जल। अर्थात इस पर्यावरण पे जल की मात्रा अधिक है, और यह जल कई प्रकारों से प्राप्त होता है। जल का उपयोग जीव जल को अपनी विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए प्रयोग करता है। अर्थात
एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए जो विभिन्न क्रियाएं करता है उसका माध्यम जल होता है। यदि जल ना हो तो मनुष्य के द्वारा जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं या जीवों के द्वारा जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वो संभव ना हो पाएंगी। जब वो संभव नहीं हो पाएंगी तो मनुष्य पृथ्वी पर या जीव पृथ्वी पर निर्धारित रूप से जीवित नहीं रह सकते। इसके अतिरिक्त जीव द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक जल ही माना जाता है। जलमंडल पर अधिकांश लवणीय जल पाया जाता है जो सागरों व महासागरों में स्थित है और मानव के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी नहीं है। अलवणीय स्वच्छ जल का संग्रहण मुख्यतः नदी, हिमनद व भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पर उपयोग होते हुए पृथ्वी पर उपयोग हेतु उपलब्ध अलवण जल यानी कि शुद्ध जल की कुल मात्रा 1% है। अर्थात संपूर्ण विश्व में जल की मात्राओं में से 1% से भी कम जल मनुष्य अपने उपयोगी जीवन में उपयोग करता है। अर्थात संपूर्ण जल का 1% भाग ऐसा है जो योग्य के काबिल है, अन्यथा समस्त प्रतिशत का जल खारा या अलवणीय जल कहलाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की। वायुमंडल जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण गैसें हैं। चलिए वायुमंडल में कुल गैसों के मिश्रण के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.8% पाई जाती है। ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है। आर्गन 0.93% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% पाई जाती है और नियॉन 0.002% पाई जाती है और हीलियम 0.005% पाई जाती है। क्रिप्टॉन 0.001% पाई जाती है। जीनॉन 0.00009% पाई जाती है। हाइड्रोजन 0.0005% पाई जाती है। अर्थात देखा जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, उसके पश्चात ऑक्सीजन है, तत्पश्चात तीसरे नंबर पर आर्गन गैस आती है और चौथे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। मानव जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों उपयोगी है क्योंकि ऑक्सीजन मानव ग्रहण करता है और कार्बन डाई को निकालता है। जो कार्बन डाई गैस निकलती है मनुष्य के द्वारा वो पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। इस क्रिया के द्वारा ही मनुष्य और पेड़ पौधों का जीवन संभव हो सकता है। चलिए मुख्य जैवमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वह हिस्सा है जहां जीवन संभव है। इसके अंतर्गत निचला वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल जहां जीवित जीव पाए जाते हैं। अर्थात जैवमंडल का वह भाग जहां पास वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों संलग्न रूप से कार्य करते हैं, ऐसे मंडल में जहां जीव निवास करते हैं वो जैवमंडल कहलाता है। जैवमंडल में समुद्र तल से 200 मीटर नीचे तक और 6000 मीटर की ऊंचाई तक जीवन संभव है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों तथा ऊंचे पर्वत पर, गहरे महासागरों में पाई जाने वाली विषम जलवायु जीवन के लिए संभव नहीं होती है। अतः इन क्षेत्रों में जैवमंडल अनुपस्थित होता है। इस जैवमंडल के अंतर्गत सूरज से प्राप्त ऊर्जा जीवन को संभव बनाती है, जबकि जीवन की पोषकों की पूर्ति वायु, जल तथा मृदा से होती है। जैवमंडल में जीवों का वितरण समान नहीं है।
क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ ही जीव पाए जाते हैं, जबकि विषुवतीय वर्षा वनों के में अत्यधिक जीव या प्रजाति पाई जाती है। अर्थात जैवमंडल के इस विविधता के कारण पर्यावरण को विविधताओं का प्रदेश माना जाता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि पर्यावरण में ही समस्त घटनाओं के क्रिया को ही हम पर्यावरण की संरचना के रूप में अध्ययन करते हैं। अर्थात स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जब एक साथ संलग्न होकर कार्य करते हैं तभी पर्यावरण का निर्माण होता है, और इसी पर्यावरण में हमारी पृथ्वी संभव मानी जाती है।